नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि आरओ एआरओ एग्जामिनेशन के लिए है, उसकी पेड क्विज हम देख रहे हैं। आपकी अपकमिंग वैकेंसी है 2026 की। अभी जल्दी आयोग का कैलेंडर अनाउंस होने वाला है, उसमें इसकी सूचना आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमारे इसके ग्रुप्स भी चल रहे हैं। उसी के क्रम में जो हम पेड क्विजेस आयोजित करते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में आपके सिलेबस पे आधारित, उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में, उस पे अभी हम सब्जेक्ट वाइज क्विजेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में ये अगला वीडियो है, उसको स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चीजें हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब गाड़ी से पेट्रोल की कुछ बूंदें सड़क पर बारिश के पानी पर गिरती हैं, आपने ऐसा कभी शायद देखा होगा, है ना। अगर आपने गाड़ी चलाते हैं आप, ठीक है, या बरसात के समय आपने सड़क पे देखा होगा, तो जैसे ही पेट्रोल की कोई बूंद मान लीजिए रोड पे गिरी, जब रोड पे क्या है वाटर है, तो वो थोड़ा सा ना आपको चमकीला दिखेगा, सतरंगी टाइप का। ठीक है, तो ये क्या कारण है प्रकाश का, इसमें कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जैसे पानी है, पानी के ऊपर पेट्रोल की एक परत बन जाती है, ठीक है, और सनलाइट जो है तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन कॉज होता है उसके टॉप पे भी और बॉटम पे भी। तो इस वजह से जो हमें ये रेनबो लाइक कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रकाश के जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनको आपको अलग अलग पढ़ना है। देखिए दृष्टि दोष कई तरह के पढ़ते हैं आप, है ना, मनुष्य की आंखों से संबंधित। तो उसमें से एक है मायोपिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, जिसमें क्या है आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं क्लियरली। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप चश्मा बनवाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा लेंस होता है, तो दैट इज कॉनकेव लेंस, है ना, अवतल लेंस। इसमें से कौन सा अल्बीडो से संबंधित है। अल्बीडो टर्म जो है ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट कई बार होता है। तो बेसिकली ये क्या है कि जो हमारी सनलाइट है ना, सोलर रेडिएशन है, पृथ्वी पे आ रहा है, ठीक है, तो वो जो है पृथ्वी पे किसी ऑब्जेक्ट पे या मान लीजिए जो धरती है हमारी या कोई अन्य चीजें हैं उस पे पड़ रहा है, और जितनी भी उसमें से सनलाइट आ रही है उसमें से कितनी बिना अब्जॉर्ब हुए रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस में वापस जा रही है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है अल्बीडो। ऑप्शन डी, रिफ्लेक्टिंग पावर। दृश्य प्रकाश, है ना, जिसमें हम देख पाते हैं, तो विजिबल लाइट की जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो कितने नैनोमीटर की होती है ना। तो इस तरह की मतलब जो रीडिंग्स है कई बार पूछ लेते हैं, तो 390 से 780 नैनोमीटर की रेंज होती है जो विजिबल लाइट उसके बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, जब प्रकाश यानी कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, दो मान लीजिए एक आपने किसी कमरे में बल्ब जलाया, ठीक, बीच में एक वाटर बॉडी आपने कुछ रख दी, तो वाटर से होकर के अब किसी दूसरे ठोस पे इसकी रोशनी जा रही है ना। तो इस तरीके से जब मीडियम चेंज करता है तो इसमें से जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं ये सारी होती हैं, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, है ना। तो लाइट के जो है अक्रॉस द मीडियम्स ट्रैवल करने के लिए वेव पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी कॉमन होती है ना, ये चेंज नहीं होता, आवृत्ति, अन्य चीजें बदलती हैं। नेक्स्ट है कि किसी पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ किस गुण से मुड़ी हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जैसे एक हमारा ये पॉट है, ठीक है, ये हमने ग्रीन कलर की एक कोई रॉड डाल दी इसमें, आयरन रॉड। अब क्या है कि नेचुरली जो इमेज इसकी दिखनी चाहिए आपको, है ना, वो कैसी होनी चाहिए, ये सीधी रेखा जो, बट क्या होता है पानी में डूबे होने के कारण आप अगर यहाँ से देखेंगे अपनी आई से तो ये थोड़ा सा ना उठा हुआ आपको दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये कॉन्सेप्ट किसमें होता है, अपवर्तन। बेसिकली क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जो कि एयर और वाटर वाले कह सकते हैं मीडियम्स हैं,
तो उसमें लाइट रेज जो है, जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, है ना, तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऐसे माध्यम में। तो इस वजह से ये हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा आपने प्रैक्टिकल करके देखा भी है, नहीं देखा है तो एक बार करके देख लीजिए, है ना। तो ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं, खास करके ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं, ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि आप इन वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को, जो इनमें हम चीजें ये देख रहे हैं, इसको अलग से प्लीज रिवाइज कीजिएगा, तो फिर ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको लंबे समय तक। नेक्स्ट है कि अगर एक पॉइंट लाइट सोर्स को दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच रखा जाए तो कितनी इमेज बनेगी। दो हमारे प्लेन मिरर हैं, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए हम यहाँ पे कोई लाइट वाला पॉइंट, है ना, सोर्स रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, ये 0 डिग्री हो जाएगा दोनों मिरर्स के बीच में हमारे, ठीक। तो उस वजह से एक इमेज यहाँ बनी, फिर उसकी इमेज इधर कहीं बनेगी, है ना, फिर इसकी इधर बनेगी। तो ऐसे नंबर ऑफ कह सकते हैं एंडलेस सीरीज है ये, इनफाइनाइट नंबर की, उतने इमेजेस इसके बन जाएंगे। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की पूरी इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आपके घरों में जो ये लगे होते हैं मिरर्स, तो आपको अगर अपनी पूरी हाइट देखनी है, जैसे कई बार आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना, तो शीशे में आप अपने आप को देखते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो हाइट है ना, व्यक्ति की ऊंचाई का लगभग आधा होना चाहिए, तब जाकर के उस जो है मिरर में आपकी पूरी इमेज दिखाई देगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। एग्जाम में आप लोग इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और आजकल आयोग यही पूछता है कि उसमें से जो ऑप्शन है क्या सही नहीं है ना। तो कोई व्यक्ति दूर की चीजों को इस अगर बीमारी से पीड़ित है तो साफ साफ देख सकता है। लेंस की जो ह्यूमन लेंथ है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है इस कंडीशन में, इस वजह से उसको ये बीमारी होती है। जो पास की वस्तुएं हैं उसकी इमेज रेटिना के पीछे फोकस होती है, इसी वजह से उसको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती क्लियरली, यही ये बीमारी है, ठीक। तो इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला गलत है, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए इस तरह का पैटर्न आयोग पूछता है अभिकथन और उसका कारण, है ना, ये काफी फेमस इनका पैटर्न है। एक ये हो गया, एक मैच द फॉलोइंग जिसमें 2 लिस्टिंग होती है, 4-4 के पेयर होते हैं, ठीक है। फिर एक क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है ना। तो इस तरह की चीजों से आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्विजेस जैसे हमारी हैं इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें हर तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। इवन जो हमारी टेस्ट सीरीज है वहां पे आपको जो मॉडरेट टू कह सकते हैं टफेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न को अगर हम देखें, पूछा गया है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बना होता है। तो जैसे आपने देखा ही होगा ट्रैफिक में या फिर रेलवेज में देख लीजिए, तो जो डेंजर सिग्नल है वो रेड होता है, रेड कलर का। क्यों होता है ऐसा? कारण में लिखा है लाल रंग सबसे कम फैलता है। तो बेसिकली जो रेड कलर है हमारा, है ना, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम हम 7 रंग का पढ़ते हैं, ठीक। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के कारण ये जो है सबसे कम स्कैटर होता है ड्यूरिंग कह सकते हैं फॉग, रेन, है ना, या फिर स्मोक, जैसे स्मॉग वगैरह बन जाता है आजकल, आपने जैसे दिल्ली एनसीआर में देखा होगा, है ना, तो उसमें भी ये विजिबल होता है काफी डिस्टेंट प्लेसेस से, ठीक है। तो कथन भी ठीक है और कारण उसका उचित कारण है, तो ए और दोनों अलग अलग सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस प्रश्न को यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाला डिवाइस क्या है। तो ये होता है डायनमो, है ना, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर सभी कथन और कारण है, इसको देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं तो उसमें कंडक्टर या फिर जो आप ये वायर्स देखते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो उसमें क्या है कि आयरन, जैसे आप कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो आयरन रॉड के बजाय कॉपर रॉड को प्राथमिकता दी जाती है। तो एज अ मेटल कॉपर को यूज करते हैं कंडक्टर्स में एज वेल एज वायर्स में, ठीक है। ये बात ठीक है। सेकंड है कि आयरन की तुलना में कॉपर बिजली के लिए ज्यादा कंडक्टिव होता है और आमतौर पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये ठीक ही बात है, क्योंकि कॉपर की जो कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा है ना,
और सुपीरियर है आयरन से लगभग 6 टाइम हायर, है ना। इसकी कंडक्टिविटी होती है आयरन से कॉपर की। और एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती है जिसमें कह सकते हैं कोरोजन से जो कंडीशन होती है ना, ऑक्सीडाइज होके उसकी जो क्वालिटी है ना, वो खराब ना हो, तो इसमें भी अच्छा होता है। जैसे आयरन में आप देखते हैं कि रस्ट लग जाता है ना, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो इस कंडीशन के लिए भी कॉपर अच्छा होता है, तो इस वजह से इसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, तो ये भी इसमें जो है पहला ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। दो प्रकार की करंट्स आप पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इनके कन्वर्जन के लिए एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है रेक्टिफायर। आयोग इसको बहुत 20-25 बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में, आगे भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, तो इनको आप पढ़िए। इनमें से कौन सा सेमी कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मटेरियल है, तो उसको हम सेमीकंडक्टर के नाम से जान रहे हैं। अब ये कई तरह की चीजों से बनता है, जिसमें से जर्मेनियम है ना, यहाँ पे ये एक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, जो कि काफी ड्यूरेबल है। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टिविटी सिस्टम है उसमें यूज होता है। ठीक, ऑप्शन डी। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स के, जो आपके आरओ एग्जामिनेशन के लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे नए ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं आरओ 2026 वैकेंसी के लिए। हमारे इन ग्रुप्स में जुड़ करके बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो पुराना वाला सिलेबस है, वही आगे भी रहेगा, है ना, उस पर आधारित हमारे ग्रुप्स डिजाइन है। आपको पूरा जो है अध्ययन की सामग्री, स्टडी मटेरियल, उस पर आधारित वीडियो क्लासेस, है ना, लेक्चर्स के फॉर्म में, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, और आपका हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रुप्स में इंक्लूडेड होती हैं, आप इनका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर देखिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, इनमें से किसी एक पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप। आपको पेड ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप जो है हमारे ग्रुप्स का लाभ ले सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, आपके जो सिलेबस पे आधारित चीजें हैं। ठीक है, आपके आरओ एग्जाम के अलावा आपका जैसे यूपी पीसीएस का ही अपर पीसीएस एग्जाम होता है, तो 2025 के मेंस के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। 2026 की अपकमिंग वैकेंसी जो है उसका बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रीलिम्स का एज वेल एज इंटीग्रेटेड मेंस का ग्रुप चल रहा है, आंसर राइटिंग वगैरह का। इनकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है, उत्तराखंड के अपर पीसीएस की एग्जाम जो ये चीजें हैं, एमपीपीसीएस, इनके ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये आरओ की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो इन अन्य कोर्सेज में भी किसी एक में भी अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो सेम हमारे जो 3 नंबर यहाँ पे है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रश्न पे वापस आते हैं, फायर अलार्म में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कई ऑफिसेज हैं, है ना, मल्टीप्लेक्स सिनेमा या आजकल जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वहां पे फायर अलार्म्स लगे होते हैं कि आग लगने की स्थिति में कुछ ऐसा डिटेक्ट वो आग को कर सके जिससे टाइमली चीजों का पता चले और उस पर काबू पाया जा सके। ठीक है, तो लाइट सेंसिंग कंपोनेंट एक होता है फोटो सेल, है ना। बेसिकली वो स्मोक जो है उसको एक तरीके से डिटेक्ट करके आगे चीजों को मतलब अलार्म वगैरह को रिंग कराता है। एक बार इसको पढ़िएगा। जैसे अभी ये आपके जो ये आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, तो उसमें क्या चीजें पाई जाती हैं, तो उस पे संबंधित आयोग ने 2025 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं, पूछी जाती हैं अलग अलग टाइम में, आपके आरओ एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, इन सब में। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित नहीं होती है। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट कोई नहीं है, एल्युमिनियम है ना, ये जो है अट्रैक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आधारित इसमें से डिवाइस कौन सी है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। देखिए जैसे अभी हमने डायनामो के ऊपर बात की थी, तो यहाँ पे भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। स्टार्स जो होते हैं तारे, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, क्योंकि आपका भी इंटरेक्शन अगर होगा तो हमें भी एक उससे जो है उत्साह मिलता है आगे चीजों को अच्छा करने का। तो इसका उत्तर जो है आप ऑप्शंस को पढ़िए, हमें बताइए कमेंट करके।
एक चुंबक या मैग्नेट को बराबर लंबाई के 2 टुकड़ों में काटा जाए। मान लीजिए कोई 1 मीटर का चुंबक है, उसको आधा मीटर से काट दीजिए, तो 2 पार्ट हो गए। तो इस स्थिति में क्या होगा, है ना? तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट में, है ना? तो अगर बीच से भी काटेंगे तो फिर ये भी एक मैग्नेट ही बन जाता है, पूरी तरीके से मैग्नेट की तरह काम करेगा, दोनों अलग अलग। विद्युत संभाव्यता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। राशियां पढ़ते हैं फिजिक्स में आप, है ना? 2 तरह की, वेक्टर और स्केलर, ठीक है? तो उसी में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत संभाव्यता किस प्रकार की राशि है? तो देखिए, कोई भी एक चीज है, एक ही राशि होगी ना, तो ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, दोनों देती है, तो ये स्केलर होती है, यानी ये अदिश। नेक्स्ट है कि इनमें से किसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में बंधक के तौर पर किया जाता है? तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़िएगा। तो बेसिकली उसमें जो बेसिक चीज होती है ना, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है ना, जिसके माध्यम से वो ऊर्जा उसमें जनरेट हो रही है। तो ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसको ही कूल डाउन या स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यानी बंधक का इस्तेमाल होता है। इस जो हमारे ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो उसमें जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है हैवी वाटर, है ना, ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O होता है ये। एक तो ये हो गया, अब ऑप्शन में ये है नहीं, है ना? तो इसके अलावा यूज होता है ग्रेफाइट, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे थोरियम है, तो थोरियम एज अ फ्यूल यूज होता है ना? और यहाँ पे ये मॉडरेटर के रूप में। अब परमाणु बम के बारे में पूछा गया कि ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो न्यूक्लियर फिजन, है ना? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है? हिग्स बोसॉन बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ना? तो इसके बारे में कई सारी थियरीज हैं, अलग अलग नामों से इसको बुलाया गया। एक नोबेल प्राइज जीता था, फिजिसिस्ट थे ये लियोन लीडरमैन, ठीक है? तो उन्होंने हिग्स बोसॉन पार्टिकल को गॉड डैम पार्टिकल कहा था, क्योंकि ये डिफिकल्ट था डिटेक्ट करने में, है ना? जैसे कि नॉर्मली आप न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन सब के बारे में जान गए, बट इसको डिटेक्ट कर पाना उस समय के हिसाब से, तो एकदम ये ध्यान रखिएगा, गॉड डैम पार्टिकल। इसके अलावा गॉड पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। फिर से अभिकथन और कारण, ठीक है? ये है तापमान बढ़ने पर सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और अर्धचालक जो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, उसमें प्रतिरोध का एक ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो इसके भी देखिए, हमने सेमीकंडक्टर्स वगैरह की बात ऊपर भी की थी, इसका भी उत्तर आप हमें जरा कमेंट करके बताइएगा, जिससे ये अंदाजा लगे कि आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने सजेशंस और जो उत्तर पूछे गए इस वीडियो में उसको कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे। आज हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे हैं साइंस वाले सेक्शन में, संबंधित कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे आप अपने साथ में। नोट्स में आप ऑलरेडी हमारे पेड ग्रुप में होंगे, तो ये चीजें दी गई हैं बहुत पहले। इसके नोट्स को पढ़िए, संबंधित क्लासेस को देखिए, प्रैक्टिस करिए जो क्विज में यहाँ पे कराई गई है, ठीक है? तो इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करते हैं। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन भी दी थी मैंने, आपको एडमिशन चाहिए तो बीच में 3 कॉन्टैक्ट नंबर बताए गए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताए जाएंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है? तो आप चाहें तो उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके यूपीपीसीएस या अन्य जो स्टेट पीएससीज हैं उसके एग्जाम्स के लिए, ठीक? तो कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।